अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद एंड आई एम टीचिंग यू फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स। वेलकम टू लर्निंग हेल्थ लर्निंग हब। तो कैसे हैं आप सब बच्चे? ठीक हैं? पहले हम जो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, आज पेपर 2 की बुक हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी फार्मेसी टेक्नीशियन का, जो कि आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाले जितनी भी केमिस्ट्री है उसकी सारी जानकारी इंफॉर्मेशन देगा। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री डील विद द केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स। ये इसकी इंट्रो है कि बायोकेमिस्ट्री जो होता है ये केमिकल और मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होते हैं उसके जो टिश्यू सेल्स के अंदर होते हैं उनको सारी जो स्टडी को डील करता है। अच्छा, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जस्ट लाइक एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है? छोटे छोटे ज़रात का मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बनना इज़ नोन एज एनाबॉलिज्म। ठीक है। और फिर बड़े एक ज़र्रे का टूट कर छोटे छोटे ज़रात का बनना इज़ नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दोनों वक्त के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इन दोनों को कंबाइन जो है वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल हैं उनकी स्टडी और मेटाबॉलिज्म की स्टडी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री। These metabolic reactions take place in the material called protoplasm, which is the basis of all forms of life. मतलब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं ये सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है। और ये ही आपकी जिस्म की बेसिक क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ है। दोबारा से तो देखें, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी इन द सेल्स, इन द टिश्यू सेल्स। तो आपके जो टिश्यू सेल्स हैं उनके अंदर जो जो केमिकल के प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री। इसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। अच्छा, सेकेंडली ये आएगा कि फिर ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं कहाँ पर? प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? आपका जो सेल है उस मतलब आपके 3-4 जो सेल्स आपकी बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर पड़े हुए हैं उनके दरमियान जो जगह है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल्स के दरमियान में जो जगह है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये ही लाइफ के बेसिक्स जो है वो बेसिक्स हैं। तो यही लाइफ को चलाती हैं, लाइफ को मेंटेन रखती हैं। ठीक है। और इसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एज लॉन्ग एज दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म वी रिमेन हेल्थी। जब तक आपके ये वाले रिएक्शंस नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल चलते रहेंगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। द मोमेंट देयर अकर डिसऑर्गेनाइजेशन इन दीज रिएक्शन वी फॉल इल और इवन डाई। और जब भी यही रिएक्शंस डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, उनके प्रोसेसेस नॉर्मल नहीं होंगे, तो आप बीमार होना या आपके प्रोसेसेस का नॉर्मल ना होना, वो बीमार होना आप स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। It is amazing to note that all the elements that collectively give rise to living organisms are by themselves inanimate. However, when present in optimum amount and in optimum combination, they make life possible. वो ये कह रहे हैं, ये बहुत अमेजिंग बात है, बहुत ही हैरानकुन बात है
कि जितने भी एलिमेंट्स की हम बात करेंगे वो कोलेक्टिवली जो मतलब मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है, आर बाय देमसेल्फ इनएनिमेट, खुद तो वो किसी मतलब कारआमद नहीं है, ठीक है, खुद तो वो किसी इतनी बड़ी अहमियत के हामिल नहीं है, लेकिन कोलेक्टिवली मिल के जब वो काम करते हैं और एक ख़ास मिकदार में जब वो काम करते हैं तो फिर एक पूरी लिविंग लाइफ को जो है वो चलाते हैं, इसको हेल्दी रखते हैं। An Urdu poet, Birj Narayan Chaksabat, a non-scientist, has best illustrated this in the following verse. एक उर्दू शायर है जिसका नाम बिरज नारायण चक्सबात है, उसने एक बात बहुत एहसन अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में की है। आइए उसको पढ़ते हैं। कंपेयर टू अदर बायोलॉजिकल साइंस, दूसरी साइंसेस के साथ इसका मुवाजना करते हुए, बायोकेमिस्ट्री इज क्वाइट यंग। बायोकेमिस्ट्री एक खासी जवान साइंस की एक फील्ड है। दिस इज बिकॉज इन्वेस्टिगेटर इन दिस फील्ड हैड टू वेट फॉर डेवलपमेंट टू टेक प्लेस इन अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, ये जवान इसलिए है क्योंकि जो लोग बायोकेमिस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको इस बात का इंतज़ार करना पड़ता है कि वो देखें कि दूसरी केमिस्ट्री की डिपार्टमेंट फील्ड्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या बेहतरी आ रही है। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो जो डेवलपमेंट आ रही है वो उसका इंतज़ार करते हैं। इट इज़ ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century that biochemistry started as an offshoot of physiology, emerged as an independent discipline। वो ये कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, मतलब 1950 के बाद ही बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री कुछ इस तरह बनी कि उसने इवॉल्व होना, जन्म लेना शुरू किया। और इन 21st century it is one of the most dynamic science whose frontier are expanding at a fantastic rate। और 21वीं सेंचुरी में ये एक इतनी बेहतरीन फील्ड बन चुकी है कि ये बहुत डायनामिक और फ्रंटियर रेट से बढ़ती चली जा रही है। This great leap forward in biochemistry has been of enormous help in providing explanation for the mechanism of many physiological processes which were hitherto unknown और were shrouded in mystery। वो ये कह रहा है कि इस फील्ड के इवॉल्व होने से, जन्म लेने से बहुत से फिजियोलॉजिकल मेथड का समझ में आना शुरू हो गया है कि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्यों आ रही थी, ये फिजियोलॉजिकल वक्त के साथ साथ बॉडी फंक्शंस में फ़र्क क्यों आ रहा था, ये सारा आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो गया। हालांकि पहले ये सिर्फ एक मिथ ही हुआ करता था। हमने ये सोचा हुआ था कि एक बूढ़े बंदे के दांत गिरने ही गिरने हैं, एक बूढ़े बंदे के बाल गिरने ही गिरने हैं, ये एक मिथ था ना। तो अब बायोकेमिस्ट्री के जरिए पता लग रहा है कि बाल बुढ़ापे के साथ सफ़ेद नहीं होते, बालों का सफ़ेद होना किसी और वजह से है। बाल जो हैं वो बुढ़ापे के साथ नहीं गिरते, ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज आपकी बॉडी में आ जाता है, जो बायोकेमिस्ट्री केमिकल प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अदर मेडिकल साइंसेज लाइक फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी and even therapeutics have also gratefully benefited from new discoveries in biochemistry। वो ये कह रहा है कि जो दूसरी साइंस की ब्रांचेज हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, जैसे कि फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, थेराप्यूटिक है, ये भी इस माइक्रोबायोलॉजी की डिस्कवरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। All these medical sciences have contributed to the great stride made in medicine and a major part of credit goes to बायोकेमिस्ट्री। जितने भी मेडिकल साइंसेस हैं उन सब में जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन बायोकेमिस्ट्री का है और मेडिसिन का है, वो एक मेजर पार्ट बायोकेमिस्ट्री को ही उसका क्रेडिट, उसका तोहफा जाता है। बायोकेमिस्ट्री हैज अज्यूम्ड एज इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। बायोकेमिस्ट्री जो है इसने अज्यूम किया है बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की जो ब्रांचेस हैं उनमें बायोकेमिस्ट्री का जो रोल है ना वो बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका हुआ है। एंड बायोकेमिस्ट हैव फ्रीक्वेंटली बीन कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक टेक्निक एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम। और बायोकेमिस्ट को अक्सर ही बुलाया जाता है कि आइए और बताइए कि क्लिनिकल प्रॉब्लम्स में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लिनिकल सेटअप पे। सेकेंडली, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कैन लीड क्वाइट डायरेक्टली टू द सजेशन ऑफ रेमेडीज। अच्छा, बायोकेमिकल की जो सजेशंस होती हैं ना वो डायरेक्टली रेमेडी इलाज की तरफ लेके जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज इन रिकेट्स, प्लेग्रा, बेरीबेरी, स्कर्वी एंड पर्निशियस एनीमिया led rapidly to the successful therapy by the rational method। अब उन्होंने कहा कि जो हमने डिस्कवरी की है रिकेट्स में, प्लेग्रा में, बेरीबेरी में, स्कर्वी में एंड पर्निशियस एनीमिया में, वो सक्सेसफुली उस बीमारी के इलाज की तरफ लेके गई हैं और अब वो बीमारी इस दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, स्कर्वी एक बीमारी है, विटामिन सी की कमी से होती है। अच्छा, पहले तो पता नहीं था ये डिजीज़ होती क्यों है। बायोकेमिस्ट्री ने इस बात का मतलब दरियाफ्त किया, डिस्कवरी की कि विटामिन सी जब भी कम होगा तो स्कर्वी होगी। तो विटामिन सी को पूरा कर दिया गया और विटामिन सी कम क्यों होता है उसको रोक दिया गया, प्रिवेंशन कर ली, तो डिजीज दुनिया से खत्म होती जा रही है। ये बायोकेमिस्ट्री की स्टडीज है, डिस्कवरीज है। द बायोकेमिस्ट हैज प्रोवाइडेड विटामिन एंड हार्मोन इन द प्योर कंडीशन एंड हैज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, एंटीटॉक्सिन, सीरा एक्सेट्रा। बायोकेमिस्ट जो है ये विटामिन, हार्मोन्स इनका भी प्रोवाइड करते हैं हमें, इसकी स्टडीज भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी हमें बना के दिए जाते हैं, वैक्सीन भी बना के दी जाती हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत मतलब मुहैया कर रही हैं। द फील्ड ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, genetic engineering, gene mapping, DNA profiling and cloning have opened a new era in medicine। बायोकेमिस्ट्री की वो फील्ड जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए है, क्लोनिंग है, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन मैपिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, ये अकेली फील्ड इतनी वास्ट फील्ड है कि इसने बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन की फील्ड में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी मगर आखिरी बात नहीं, he has provided a large number of chemical tests as aid in the diagnosis of disease। ये बायोकेमिस्ट्री ही है जिसने हमें बेशुमार टेस्ट दे दिए हैं जो हम लैब से करवाते हैं और हर टेस्ट हमें बीमारी की इंडिकेशन और बीमारी की तशखीस में फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर ये टेस्ट ना होते तो हमें बीमारी की तशखीस करना, बीमारी का पता लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता। तो ये है हमारा पहला चैप्टर जिसमें बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसमें पहली तो डेफिनेशन है और बाद में उसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको लाजम याद कीजिएगा। ये पहले भी प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो 5 नंबर का ये लाजिम आ सकता है, इसको ज़रूर याद करिएगा। सेकंड हमारा चैप्टर है अब कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एक बात आप समझ लें कि 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 है प्रोटीन्स, नंबर 3 है लिपिड्स। ये तीनों के अलग अलग चैप्टर्स हैं, हम तीनों को पढ़ेंगे और ये एक मतलब मेजर कोर्स आपका इन्हीं 3 के ऊपर होगा और इसी में से फिर आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी ज़्यादा बनेंगी। तो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आपने ज़रूर फोकस करना है और ये तीनों जो चैप्टर्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, इनको भी लाजम फोकस करना है। आइए हम पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर 2। डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज गिवन एज। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or ketones or their complex substances which on hydrolysis give polyhydroxy aldehydes and ketones। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं
या फिर इन दोनों का कॉम्प्लेक्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है थ्रू हाइड्रोजन ब्रेकडाउन की जाती है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, अच्छा अब दो बातें हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं या इनका कॉम्प्लेक्स होते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि जब इनको हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं या कीटोन्स देते हैं। सारी बातें जो होंगे वही देंगे ना हाइड्रोलिसिस के बाद, क्योंकि जब ब्रेक डाउन करवाई जाएगी, इनको जब तोड़ा जाएगा तो। द कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स को जब भी डिफाइन करेंगे तीन चीजों पर डिफाइन करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब भी ये तीन चीजें मौजूद होंगी तो ही कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। द लिटरली मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर। कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? एज द कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेटेड कार्बन, सो the number of water molecule attached to the carbon are equal in number to the number of carbon atoms। वो ये कह रहा है कि अब पहले इसका जो ना जनरल फार्मूला देख लें। जनरल फार्मूला है C नंबर, ब्रैकेट के अंदर H2O वाटर नंबर। तो अब इसमें दूसरी बात ये की है कि जितने भी कार्बन के नंबर होंगे ना उतने ही वाटर के नंबर होंगे। ये जनरल फार्मूला का रूल है। Thus the general formula is C number, H2O number. Here N is the whole number। ठीक है, तो C कार्बन के जितने बंदे मतलब नंबर्स होंगे ना उतने ही सब्सटेंसेस वाटर के भी होंगे, उतने भी एटम वाटर के भी होंगे। अच्छा, इसमें आप देखें जनरल फॉर्मूले में तीन चीजें मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों मौजूद है। तो कार्बन का ये रूल है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट का ये रूल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मौजूद होनी चाहिए। और कार्बन जितने नंबर में मौजूद होती है उतने ही वाटर भी उतने नंबर में मौजूद होगा। एक्सेप्शन टू द जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन। अच्छा, बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ एक्सेप्शन लगा दी जाती है कि अगर ये चीज़ ना भी हो तो भी ये कार्बोहाइड्रेट है, तो भी ये कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या है एक्सेप्शन? देयर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन नाइट्रोजन। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है और सल्फर होती है। ऑल्सो इन एडिशन टू कार्बन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस भी लगी होती है। रैमनोज हैज ए फार्मूला C6H12O5। ऑल्सो ऑल द कंपाउंड हैविंग फार्मूला CnH2O may not be carbohydrate, formic, acetic और lactic acid are some example of such a। अच्छा, एक तो उसने यहाँ पे एक्सेप्शन में दो बातें की हैं। पहली बात ये है कि बाज़-औक़ात कार्बन के साथ सल्फर, नाइट्रोजन या फास्फोरस भी लगा हो सकता है, ये एक एक्सेप्शन होगा, वो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा उसने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है जिसमें कार्बन भी हो और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हो वो कार्बोहाइड्रेट ही हो। ठीक है, इसमें उसने बताया लैक्टिक एसिड एक एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन भी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा एसिटिक एसिड की एग्जांपल बताइए, फॉर्मिक एसिड की इसमें एग्जांपल बताइए। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन जनरल, कार्बोहाइड्रेट आर वाइट सॉलिड्स sparingly soluble in organic liquid, but except for certain polysaccharides are soluble in water. Many carbohydrates of lower molecular weight have a sweet taste. कैरेक्टरिस्टिक होता है खुसूसियात। तो कार्बोहाइड्रेट की खुसूसियात क्या हैं? इन जनरल आम तौर पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सफ़ेद सॉलिड होते हैं, सफ़ेद सॉलिड होते हैं, वाइट सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? मतलब ये एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, लिक्विड होता है माया, सॉलिड होता है जैसे नमक सॉलिड होता है ना, ठीक है। तो अब सॉलिड का आप देख लीजिएगा उर्दू में क्या कहते हैं। तो इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड्स, ठीक है, वाइट सॉलिड्स होते हैं। स्पेरिंगली का मतलब होता है कुछ हद तक, ठीक है। सॉल्युबल होता है हल होना,
कुछ हद तक वो इनऑर्गेनिक लिक्विड में हल होते हैं, कुछ हद तक, बट एक्सेप्ट फॉर सर्टन पॉलीसेक्राइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मगर कुछ पॉलीसेक्राइड जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं पानी के अंदर। मैनी कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत से कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उन जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट हैव टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट की दो मेजर कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उनके फंक्शनल ग्रुप के बेस के ऊपर। नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप। नंबर 1 हमने पढ़ा था ना, इसके दो ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। तो इसके फंक्शनल ग्रुप भी दो ही होते हैं। पहला होता है एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको हम CHO कहते हैं, CHO। इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड द कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोजिस। वो ये कह रहे हैं कि CHO जो है, एल्डोज ग्रुप जो है, ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पे लगेगा, हमेशा फर्स्ट कार्बन पे लगेगा, ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पे लगेगा। और जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा उस कार्बोहाइड्रेट को एल्डोजिस ग्रुप कहते हैं। सेकंड है कीटो ग्रुप, इट इज ऑन द सेकंड कार्बन। कीटो ग्रुप हमेशा सेकंड कार्बन पे लगेगा, फर्स्ट पे एल्डिहाइड ग्रुप लगता होता है। द शुगर विद कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड कीटोसिस। और कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जिनके ऊपर कीटो ग्रुप लगा होगा उनको कीटोसिस कहते हैं। ठीक है जी, ये दो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े। दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटो ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा पहले कार्बन पे लगता है और जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डो ग्रुप होता है उसको एल्डोजिस कहते हैं। और फिर कीटो ग्रुप हमेशा सेकंड कार्बन पे लगता है और जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटो ग्रुप होता है उसको कीटोसिस कहते हैं। फिर आता है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट आर द नेचुरल कंपाउंड एंड देयर बेसिक सोर्स इज प्लांट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक नेचुरल सोर्स है एंड देयर बेसिक सोर्स इज प्लांट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली प्लांट से हासिल होते हैं, ये नेचुरली ही हासिल किए जा सकते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सीरियल्स। सीरियस दालों को कहते हैं सीरियल्स। तो जो चीफ बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो दालें हैं। स्टार्च इज द अबंडेंट इन सीरियल्स। स्टार्च जो है वो सीरियल्स में बहुत ज़्यादा होता है। द अदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर वेजिटेबल में, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, कैरेट्स में ज़्यादा होता है, बीट्स में ज़्यादा होता है। लेग्यूम्स जो है वो पीनट और लेंटिसल्स में ज़्यादा होते हैं। फ्रूट जो है बोथ स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट्स में होता है। फ्रूट जो है मीठे और जो मीठे नहीं भी हैं उन दोनों में कार्बोहाइड्रेट वाफर मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, ये हो गए इसके सोर्सेस। अब आ गया है चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चेन स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर, ठीक है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा? वो स्ट्रक्चर जो रोटेट करता हुआ दोबारा इनिशियल पॉइंट पे पहुंचे, वो होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब वो गोल दायरे में या किसी भी शेप में होगा लेकिन आएगा अपने इनिशियल पहले पॉइंट पे पूरा घूमकर, ठीक है। उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर कहेंगे। अभी क्योंकि ब्लैक बोर्ड का भी अरेंज किया है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपको ब्लैक बोर्ड पे सारा बना के दिखा दूंगा। कार्बोहाइड्रेट आर बोथ इन साइक्लिक फॉर्म एंड दे बोथ फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। दोनों फॉर्म्स में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है, स्ट्रेट चेन में भी और साइक्लिक चेन में भी, और दोनों फॉर्म में ही ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट चेन में है तो वो मतलब स्टेबल नहीं है, वो टूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों फॉर्म्स के अंदर अपनी अपनी स्टेबिलिटी उसकी मौजूद है, इक्विलिब्रियम उनकी मौजूद है। और इसमें एग्जांपल दी हुई है उन्होंने नीचे C डबल बॉन्ड OH COH H CHOH COH H COH H CH2OH, ये एक एग्जांपल है। फिर साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जांपल है CH2OH HOH HOH OH H, और ये सारे ये दो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। मेन बात याद रखने वाली ये है कि कितनी चेन्स होती हैं? दो।
कार्बोहाइड्रेट की, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक चेन। अच्छा, दोनों स्टेबल होती है, ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेबल दूसरी ज़्यादा स्टेबल होती है। फिर आता है अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसकी अकरेंस होता है पाया जाना। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, किस मिकदार में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन नेचर आफ्टर वाटर। तो पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो केमिकल या जो सब्सटेंस है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। The surprisingly quantity of carbohydrate can be known by considering the point that cell wall of the whole plant made up of cellulose. 50 to 80% of dry weight of plant is due to the cellulose. वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि इस कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कितनी है, तो आप यही समझ लें कि प्लांट जो है वो 50 to 80% सेलुलोज का बना होता है। दुनिया में जितने प्लांट्स हैं वो सारे को काउंट कर लें, उन सब के अंदर सेलुलोज को काउंट कर लें, आपको कार्बोहाइड्रेट का पता चल जाएगा। इन शॉर्ट ये है कि सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट जो है वो दुनिया में इतना ज़्यादा पाया जाता है कि जो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, सेकंड मोस्ट अकरेंट सब्सटेंस है इन द वर्ल्ड। नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेचुरली कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? The carbohydrates are prepared by the plant by the process of photosynthesis. The photosynthesis involves the following reaction. आपने 9-10 में भी और फर्स्ट ईयर सेकंड में भी जो बायोलॉजी की बुक है उसमें एक रिएक्शन पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट के मिलने से पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जब ये वाटर H2O के साथ मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट बनाती है C6H12O6। तो साथ में थोड़ा सा हाइड्रोजन ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। अच्छा, ये वाला प्रोसेस होता कहाँ है? प्लांट्स के अंदर। स्टोमेटा होता है, स्टोमेटल सेल्स, उसके थ्रू जो है ना वो ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड की सारी इन और आउट एक्सचेंज होती है। तो प्लांट के जो पत्ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब करती हैं, अपनी जाइलम और फाइलम जो प्लांट के अंदर नालियां हैं उनसे पानी को लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी मिलकर एक रिएक्शन बनाते हैं जिससे C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज प्लांट की ग्रोथ में इस्तेमाल होता है और O2 जो बाय प्रोडक्ट है उसको प्लांट इवॉल्व कर देती है एनवायरनमेंट में, और वो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं ज़िंदगी के लिए। ये इसका नेचुरल प्रोडक्शन जो मैंने आपको बता दिया, पत्ते के ज़रिए प्लांट बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, हमारे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, हम भी कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी बॉडी, बोल रहा हूँ ना मैं, एनर्जी लग रही है, हिल रहा हूँ, चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एनर्जी लग रही है। तो ये एनर्जी का मेजर सोर्स, बड़ा सोर्स जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कैसे है? आइए पढ़ते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट as 55% of our daily calories come from carbohydrates। वो ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, न्यूट्रिएंट्स का मतलब ग़िज़ा। हमारी एक बड़ी ग़िज़ा है कि 55% जो हमारी डेली कैलोरीज हैं, एनर्जी हैं, वो कहाँ से आती हैं? कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव अस 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ये लाजिम याद रखिएगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव अस 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। When the molecules are oxidized, so produce a high amount of energy. This is the principle used by the carbohydrate to give energy. The process of oxidation of carbohydrate is called respiration. The reaction involved in respiration C6H12O6 plus O2, CO2 plus H2O plus energy। अच्छा, जब ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6, इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, साथ ही वाटर इवॉल्व होता है,
और साथ में एनर्जी इन द फॉर्म ATP इवॉल्व होती है, ADP या ATP इवॉल्व होती है, और इस ADP या ATP को हमारी बॉडी या प्लांट इस्तेमाल करता है फॉर द ग्रोथ पर्पज, फॉर द नॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ द केमिकल, नॉर्मल बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस के लिए। अब आता है हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाइड एनर्जी। द सिंपल शुगर आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो सिंपल शुगर है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको डायरेक्टली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब कर, मतलब हमने कुछ भी खाना खाया, रोटी खाई, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट थे ना, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ पे आप सिंपल का लफ्ज़ पढ़ रहे हैं ना, तो आगे जाके आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना इनकी, तो फिर आपको पता चलेगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ यही याद रखें कि सिंपल शुगर क्या होता है। सिंपल शुगर कौन अब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्टली उसको अब्जॉर्ब कर लेती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बट द डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स डू नॉट अब्जॉर्ब इन ब्लड डायरेक्टली। डाइसैकराइड्स और जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मोनोसैकराइड्स, ये पहले मोनोसैकराइड्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। दिस बॉन्ड ब्रेकिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी। फिर ये जो बॉन्ड्स टूटता है ना, डाइसैकराइड्स का, पॉलीसैकराइड्स का, ये टूट के मोनोसैकराइड्स बनेंगे। अच्छा, डाइसैकराइड्स दो थे ना, दो कार्बोहाइड्रेट जब अकेले अकेले मोनोसैकराइड्स बनेंगे, कि उन्होंने जो बॉन्ड था जब वो टूटा तो भी एनर्जी रिलीज होगी। देन द मोनोसैकराइड्स आर अब्सॉर्ब्ड, फिर वो मोनोसैकराइड्स जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फिर वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो सिंपल शुगर होते हैं, मोनोसैकराइड्स होते हैं, वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकराइड्स या डाइसैकराइड्स होते हैं, वो थ्रू पहले उनकी कन्वर्जन होती है, वो ब्रेक डाउन होती है इनटू मोनोसैकराइड्स, फिर वो क्या करते हैं, फिर एब्जॉर्ब होते हैं। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी। द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द फॉलोइंग मेजर रोल इन लिविंग बॉडी। अब फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का एनिमल बॉडी के अंदर, मतलब ये किस किस जगह में काम आती है। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन। आपके जिस्म के हिस्से बनाने में कार्बोहाइड्रेट का काम आती है। असिस्ट इन बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। आपकी बॉडी के जो कैल्शियम है, उनकी एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करती है कार्बोहाइड्रेट। हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसको कम करने में कार्बोहाइड्रेट काम करती है। provides nutrient to the friendly bacteria and digestive tract that help in digestion। आपके वो बैक्टीरिया जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, वो बैक्टीरिया, वो फ्रेंडली बैक्टीरिया ना, वो हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वहाँ रहकर हमारे खाने को हजम कर रहे हैं। अगर फ्रेंडली बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद ना हो तो हमारा खाना हजम ना हो। तो वो जो बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया, हमारे दोस्त बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, उनको उनका खाना ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स ना हो तो वो लोग तो मर जाएं, और वो फ्रेंडली बैक्टीरिया जब मर जाएंगे तो हमारा खाना डाइजेस्ट कौन करेगा, हमारा खाना हजम नहीं होगा। फिर आता है बैलेंस, वाटर मिनरल बैलेंस। आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट पानी का तवाज़ुन बरकरार रखती है। और आज का लास्ट हमारा टॉपिक है स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हु हैज लोअर मॉलिक्यूलर मास आर स्वीट इन टेस्ट। एज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मोलर मास इंक्रीजेस द स्वीटनेस डिक्रीज। वो ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वो वाले कार्बोहाइड्रेट जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होते हैं, उनका जो जायका होता है वो मीठा होता है। जूं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, इनकी स्वीटनेस कम होती जाएगी। इन फ्रूट्स द स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और फलों के अंदर भी जो मिठास है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती या कम होती रहती है।
एज फ्रूट राइपन, जब फ्रूट पक जाता है, फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड एप्पल, बिकॉज ड्यूरिंग राइपनिंग द स्टार्च कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर। वो ये कह रहे हैं कि जो बनाना होता है, केला या जो एप्पल होता है, ये पहले जब आप खाएंगे ना तो ये मीठे नहीं होते। क्यों? इनका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। जूं जूं ये पकने की तरफ जाते हैं, पकते हैं, इनका जो होते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट का मैस लोअर होता जाता है। ये सिंपल शुगर बनते, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर बनते जाते हैं, मोनो का सैकराइड्स बनते जाते हैं। तो जूं ये सिंपल शुगर बनते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मैस कम होता जाएगा, मिठास इनकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। आज हमने यहीं तक पढ़ना है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। आप इसको दोबारा से रिव्यू देख लें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर द कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इन होते हैं। और जब इनको हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स यील्ड करते हैं। यील्ड का मतलब होता है निकालना, देना। ठीक है, और फिर जनरल फार्मूला इसका हमने पढ़ा है कि C के नीचे नंबर, ब्रैकेट में वाटर, उसका नंबर। तो फिर हम ये भी पढ़ा है कि जितने वाटर के नंबर होंगे उतने ही कार्बन के नंबर होंगे। फिर एक्सेप्शन हमने ये पढ़ी थी कि ज़रूरी नहीं कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो वो कार्बोहाइड्रेट ही हो। और दूसरा, जैसे कि लैक्टिक एसिड की एग्जांपल इन्होंने दी थी। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि बाज़ औक़ात कार्बन के साथ सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन भी लगा होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। फिर इसी करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, ये वाइट सॉलिड्स होते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर मैस होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं, और ये स्पेरिंगली थोड़े बहुत ये इनऑर्गेनिक में एब्जॉर्ब होते हैं और वाटर में स्पेरिंगली लार्ज अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप, इसके दो फंक्शनल ग्रुप थे। एल्डो ग्रुप जो कि फर्स्ट कार्बन पे लगता है और उसमें इसको एल्डोजिस कहते हैं। और कीटो ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगता है और जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटो ग्रुप होता है उसको कीटोसिस कहते हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेनली नेचुरल सोर्स प्लांट ही है। वो वेजिटेबल का हम देखें तो पोटैटो, कैरेट वगैरह है। फ्रूट का देखें तो हम मतलब स्वीट एंड नॉन स्वीट दोनों में होता है। और लेग्यूम्स का देखें तो पीनट्स में होता है। इसके स्ट्रक्चर्स हम देखें तो स्ट्रक्चर में दो चेन्स आती हैं, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक चेन, लेकिन दोनों चेन स्टेबल्स हैं। उसके बाद अकरेंस देखें तो दुनिया में सेकंड नंबर वाटर के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। नेचुरल प्रोडक्शन देखें तो CO2 और वाटर के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं? C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, ये बनता है प्लांट्स के अंदर। मेजर सोर्स 55% ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। हमारी जो एनर्जी है ना 55% कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से। और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फंक्शन जिसके क्या है? बॉडी ऑर्गन्स बनाता है, हमारे कैल्शियम को ड्रॉप करवाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को, जो बैक्टीरिया फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। स्वीटनेस का अगर देखें तो जो लोअर मॉलिक्यूलर मैस होते हैं वो लेस स्वीट्स इन टेस्ट होते हैं। ये हमारा आज का बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने पढ़ लिया है। इसमें कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली स्पेसिफिक टाइम में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो बताइएगा। बायोकेमिस्ट्री को पढ़ें, इस पर फोकस करें, इसको समझें, और फार्मेसी टेक्नीशियन के जितने कोर्सेज हैं सबको फोकस करें, पढ़ें। और कहीं भी मसला है तो हमसे ज़रूर कम्युनिकेशन रखिएगा। सर डॉक्टर साजिद मुश्ताक की तरफ से और हेल्थ लर्नर हब की तरफ से आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।